गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जानते हैं कक्षा 11 के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक पर्यावरण, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में लास्ट वीडियोस में हमने भारत के अपवाह तंत्रों के नाम के बारे में जाना था। भारत के अपवाह तंत्रों के नाम हैं हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा हमारा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो आइए आज की क्लास में हम हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। यानी कि जो हिमालय का अपवाह तंत्र, हिमालय में बहने वाली नदियों का क्षेत्र, नदी द्रोणियाँ हमें दिखाई देती हैं, वो बहुत ही लंबे समय में बना है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही क्षणिक समय में बन गया होगा। इसको बनने में, नदी का कटान करने में, खड्ड बनाने में, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाने में बड़ा लंबा समय लगा है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। तो नदी द्रोणियों के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ लिया था। नदी द्रोणियाँ क्या होती हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि यह बर्फ़ पिघलने पर और वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं। तो बारहमासी का मतलब है यहाँ हमेशा चलने वाली नदियाँ हैं जो हिमालयी अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, और ये नदियाँ वर्षा के जल पर और बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त जल पर निर्भर करती हैं। यानी कि इन्हें हमेशा जल प्राप्त होता रहता है, इसलिए हमेशा ये बारहमासी बनी रहती हैं। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से होकर गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं। अपने पर्वतीय मार्ग में यह नदियाँ वी आकार की घाटियाँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। जब यह मैदानों में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपात्मक आकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, गोखोर झील, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं। ये जो महाखड्ड हैं ये बहुत लंबे समय के दौर में, लंबे समय के पश्चात बने हैं, अपरदन की प्रक्रिया के बाद बने हैं, और ये वर्तमान समय में उन खड्डों से होकर के गुजरती हैं और विभिन्न स्थानों पर जाते हुए, विभिन्न स्थिति में जाते हुए विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था बी आकार की घाटी, ये एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। आगे हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। यानी जो नदियां हैं इनका जो रास्ता है, जिस मार्ग से होकर के ये बहती हैं, वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता या मार्ग बदलती रहती हैं। इसका एक उदाहरण है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ लाइन कर सकते हैं। ये बिहार का शोक कहलाने वाली नदी है, इसको कोसी कह रहे हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद ला करके मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। तो यहाँ कोसी नदी की विशेषता बताई गई है कि ये अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। तो उसके क्या कारण हैं, कभी कभी बाढ़ का रूप ले लेती है, तो उसका क्या कारण है। ये एक चित्र है, डायग्राम है, जो हमारे हिमालयी अपवाह तंत्र को प्रदर्शित करता है। तो पहले देखिएगा, मैं हाईलाइट्स करूँगा। आप जानते हैं कि ये यहाँ जो हमारा ये हमारा इधर का जो भाग है जिसको हम बात करते हैं, ये भारत के अधीन क्षेत्र है, जो हमारा उत्तरी भारत के क्षेत्र में आता है। इसको यहाँ तक बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी भारत में आता है। तो यहाँ तक हमारा पूरा हिमालय का क्षेत्र है जो भारत के अधीन है। और हम पढ़ रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र। तो इन क्षेत्रों में जो अपवाह तंत्र बनते हैं उन्हें हम भारतीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं, और साथ साथ हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। हालांकि ये बाहरी वाला छोर है, ये हमारा पाकिस्तान के अधीन है, लेकिन हम क्योंकि पढ़ रहे हैं हिमालयी अपवाह तंत्र, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उसको भी हम इसी हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये हमारी जो नदियां हैं, ये जो एक क्षेत्र बना रही हैं, ये पूरे हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अपवाह तंत्र सम्मिलित हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की मुख्य नदियां हैं, उनके साथ साथ कुछ और सहायक नदियां हैं जो हिमालय अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, उसको समाहित कर लेती हैं।
अब हम बात करेंगे हिमालय पर्वतीय अभ्वा तंत्र के विकास की। जो हिमालय अभ्वा तंत्र हम अभी पढ़ रहे थे, जिसका परिचय अभी हमने पढ़ा, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। देखिए, हिमालयी अभ्वा तंत्र के विकास में या विकास के बारे में वो वैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में, यानी आज से लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले, एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया था, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित कर देती थी। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अभ्वा तंत्रों में बढ़ गई। पहला, यानी वो जो नदी थी इंडो ब्रह्म नदी, वो 3 भागों में डिवाइड हो गई अभ्वा तंत्र बनाते हुए। पहला क्या कहलाया? पश्चिम में सिंध और इसकी सहायक नदियों का अभ्वा तंत्र, जो हमारे पाकिस्तान वाले क्षेत्र से होकर के जाता है। दूसरा है मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियों का अभ्वा तंत्र, जिसे हम गंगा का अभ्वा तंत्र भी कहते हैं। और तीसरा हमारा है पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग, जिसमें हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियाँ हैं। यानी जो ये इंडो ब्रह्म नदी है, 3 अभ्वा तंत्रों का निर्माण करती है, जो वर्तमान में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटबार पठार के उत्थान के कारण हुआ, यह माना जाता है। यह क्षेत्र सिंधु और गंगा अभ्वा तंत्र के बीच जल विभाजक बन गया। जल विभाजक क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अवशोषण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित हुई। तो ये था जो हिमालय का अभ्वा तंत्र है, उसका थोड़ा इतिहास, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, यह भी हमने जाना। आगे है हिमालय अभ्वा तंत्र की नदियाँ। यानी हिमालय अभ्वा तंत्र में अनेक नदी तंत्र हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसके बारे में हमने बात भी की थी कि हिमालय अभ्वा तंत्र में विभिन्न प्रकार के अभिव तंत्र हैं, और जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो हमारी इंडो ब्रह्म नदी थी, वो 3 अभ्वा तंत्रों का निर्माण करती थी बाद में। तो उनमें सबसे पहला हमारा है सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम बात ही कर चुके हैं कि यह पश्चिमी क्षेत्र की नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो देखिए, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। भारत की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये 3,21,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल भारत में है। बाकी जो हिस्सा है वो हमारा इस नदी तंत्र का वो पाकिस्तान में जाता है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। यानी हिमालय जो नदी तंत्र निर्माण करती है, उसमें सबसे पश्चिमी नदी सिंधु नदी है, और उसके साथ साथ वो अपने तंत्र का निर्माण भी करती है। तो भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, जिसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4,164 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में से सिंगी खवान तथा शेरमुख कहते हैं। यानी तिब्बत में इस बोखरचू को सिंगी खवान और शेरमुख के नाम से जाना जाता है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी पाकिस्तान के दर्दिस्तान में चिल्लस के निकट यह प्रवेश करती है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे गिलगित, जास्कर, हुंजा, नोबरा, सिगार, गास्टिंग व द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुर्रम, तोची, गोमल, बियोवा और संगर हैं। यह सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। तो पर्वत श्रेणियां हैं कुछ जो पाकिस्तान के अधीन आती हैं, जिन्हें हम सुलेमान श्रेणियों के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में शिवालिक श्रेणियाँ, कराकोरम श्रेणियाँ, इस प्रकार की जो मध्य उच्च हिमालय की श्रेणियाँ, जो लघु हिमालय श्रेणियाँ, इसमें आता है। इस प्रकार से
ये सुलेमान श्रेणियाँ भी पाकिस्तान के अधीन है, पाकिस्तान के क्षेत्र में है, तो सुलेमान श्रेणियों का नाम दिया गया। तो वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं जो सिंधु की सहायक नदियाँ बनती हैं और दाहिने तट पर मिलती हैं। ये सिंधु नदी का एक डायग्राम है, सिंधु नदी तंत्र का एक डायग्राम है। तो थोड़ा सा हाईलाइट्स करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो हमारी सीमा है जिसको मैं हाईलाइट्स कर रहा हूँ, ये भारत की सीमा है, ठीक, यहाँ तक ऐसे करके। इधर चाइना है, ये अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है और ये पाकिस्तान की सीमा लगती है। अब देखिएगा, इसमें ये हमारी सिंधु नदी है जो मुख्य सिंधु नदी के साथ में जानी जाती है। इसको इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी बाएं की और दाएं की दोनों प्रकार की नदियां हैं, इनको आप देख सकते हैं। उनमें कौन कौन सी नदी मिली हुई है, ये एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो कुछ नदियां इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं हाईलाइट करके कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इस प्रकार से आप इनको हाईलाइट्स कर सकते हैं कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चेनाब, रावी, सतलुज दिखा रखा हुआ है इस प्रकार से, तो ये आप देख सकते हैं। अब आता है हमारा गंगा नदी तंत्र। अभी हमने जाना सिंधु नदी तंत्र के बारे में, संक्षेप में ही हम पढ़ेंगे, विस्तार से काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, इसलिए हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ गंगा नदी तंत्र अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यानी सांस्कृतिक दृष्टि से आप जानते हैं गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे पवित्र नदी में मानी जाती है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाता है कि ये कहाँ से निकलती है, किस राज्य में है, कौन से हिमनद से निकलती है। तो यहाँ भी सबको हाईलाइट्स हो जाता है। यहाँ यह नदी भगीरथी के नाम से जानी जाती है। यानी अभी जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यह नदी गौमुख से निकलती है, तो उसे यहाँ पर भगीरथी के नाम से जानते हैं। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से होती हुई गुजरती है। देवप्रयाग में भगीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। यानी जो भगीरथी है, यानी गंगा का जो पहला नाम भगीरथी है, जो उत्तराखंड में उत्तरकाशी ज़िले में जाना जाता है, ये है। अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा पड़ता है, यानी देवप्रयाग में भगीरथी अलकनंदा से मिलती है और उसके बाद इसको गंगा कहते हैं। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। तो यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिमी बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल हैं। यानी इतना बड़ा अफवाह तंत्र है, इसमें बारहमासी नदियाँ भी मिलती हैं, अनित्यवाही यानी हमेशा जो समयानुसार बहती हैं, यानी कालिक नदियाँ, और प्रायद्वीपीय पठार की बहने वाली कालिक नदियाँ भी इसमें शामिल हो जाती हैं, जो है अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। सोन नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है, यानी सोन नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा हैं। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यमुना नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर है। प्रयाग यानी इलाहाबाद में इसका संगम गंगा से होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन और इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। अभी एक बार इसका फिर डायग्राम देखने का हम प्रयास करेंगे। ये हाईलाइट करेंगे हम गंगा के नदी तंत्र को। तो यहाँ पर इसकी जो गंगा है उसकी सहायक नदियाँ दिख रही हैं, जो इसमें विभिन्न प्रकार की नदियाँ मिलती हैं। देखिए गंगा यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, ये गंडक है, ये कोशी है, ये बेतवा है, सिंध है, चंबल है, यमुनोत्री में यहाँ की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ बात कर रहे हैं
ये घाघरा इसकी बात करेंगे, ये घाघरा है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ नदियाँ इसमें मिलती हैं और एक गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो अभी हमने जाना गंगा नदी तंत्र और हमने जान लिया है सिंधु नदी तंत्र। अगले क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। माना कि वीडियो बहुत छोटी हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे और आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अभी बता दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बार बार पढ़ के नोट्स बनाते रहिएगा, समझ नहीं आता है तो बार बार पूछिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। जय हिंद, जय भारत।